नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई वीडियो है आज का कि अगर भारत पाक को बना सकता है तो मिटा भी सकता है। राजनाथ सिंह ने ऐसा कहा है। अच्छा, ये तो बड़ा स्टेटमेंट जिस तरह से आ रहे हैं उस तरह से ये कोई बड़ा संकेत मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि भारत कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। आई डोंट नो, बट कुछ तो होने वाला है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह की चीजें दिख रही हैं, मुझे तो ये साफ नजर आ रहा है कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ। और ऐसा ऑपरेशन होगा कि दुनिया याद रखेगी। आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है। अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई मैं याद दिला देना चाहता हूं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन जो है वो ब्रह्मोस की रेंज में है। याद कर ले मुल्ला मुनीर। राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है, अगर भारत पाकिस्तान को बना सकता है तो मिटा भी सकता है। पिछली बार तो तुमसे जो है वो स्कैल्प मिसाइल ही नहीं झेली गई, हैमर ही नहीं झेली गई। ब्रह्मोस तो बहुत कम चली थी, बैलिस्टिक तो एक भी नहीं चली। इस बार क्या होगा? क्यों? हमारा तेजस 1। अच्छा, और मजे की बात क्या है पता है? ब्रह्मोस की रेंज बढ़ गई। ब्रह्मोस की जो नई मिसाइल आ गई है अब, वो 800 किलोमीटर, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं मैं, 800 किलोमीटर रेंज हो गई ब्रह्मोस की। तो एकाध कोना जो बच भी रहा होगा ब्रह्मोस से पाकिस्तान का, एकाध कोना, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो है वो पाकिस्तान, ऑन एन एवरेज जो उसकी मोटाई है पाकिस्तान की भारत के बॉर्डर से, वो 600 किलोमीटर की। मतलब कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे 1000 किलोमीटर है। तो अगर हम एवरेज निकालें तो 600 किलोमीटर से ज़्यादा की चौड़ाई नहीं है पाकिस्तान की भारत से दूरी पर ना। तो अब तो ये 800 किलोमीटर की हो गई ब्रह्मोस। और 800 किलोमीटर ब्रह्मोस, समझ रहे हैं आप, स्पीड भी इसकी ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तानियों, रात को नींद नहीं आएगी। खौफ हमेशा रहेगा दिमाग पर कि कब भारत की तरफ से आ जाएगा, क्योंकि लगातार बयान आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, बस फायरिंग रोकी गई है। वो फायरिंग कब चालू हो जाएगी फिर से कह नहीं सकते। और मुल्ला मुनीर ने फिर कहा कि हम न्यूक्लियर पावर ही हैं। घंटे के न्यूक्लियर पावर हो तुम। कितनी बार कह चुका हूं कि हमने वो चीज हटा दी, न्यूक्लियर बैकबैंग अब नहीं चलेगी। तुम अगर न्यूक्लियर पावर हो तो हम भी हैं। अगर तुम चाह रहे हो कि हमारे ऊपर मार दोगे तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अव्वल तो जितने वॉरहेड्स हैं वो सारे एट ए टाइम एक्टिव नहीं होते, चुनिंदा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको एक्टिव रखना बहुत महंगा सौदा है। ठीक, मान लो तुम्हारे पास 40 भी एक्टिव हो, मैं बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूं, 40 एक्टिव नहीं होंगे तुम्हारे यहां न्यूक्लियर वॉरहेड भी, जरूरत नहीं है ना न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्टिव रखना 40 के करीब। मुश्किल से तुम्हारे यहां वॉरहेड न्यूक्लियर होंगे ना 10 से 12 वॉरहेड जो हैं वो एक्टिव होंगे। हमारे यहां 20 से 25 वॉरहेड एक्टिव होंगे। बाकी सब रखे हुए हैं, उनको जरूरत के हिसाब से फिर एक्टिवेट किया जाएगा। तो इतने न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्टिव रखना, उन्हें मेंटेन रखना, उसका खर्चा बहुत ज्यादा है जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर आप मान लो कि एट ए टाइम अगर आपके पास 10 तैयार हैं, 20 तैयार हैं, 20 आपने मिसाइलें मार दी न्यूक्लियर वॉरहेड वाली, हमारे पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, शायद हम 20 के 20 आपके मिसाइलें मार गिराएं, एक भी ना पहुंचे, तो हम तो आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो 20 मार गिराएंगे। लेकिन जिस पल हमें यह पता चल गया कि आपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स लॉन्च किए हमारे खिलाफ, पता तो चल जाएगा। जब बदले की कार्रवाई होगी, जब आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स मार के गिराए जा चुके होंगे और हम जब मारेंगे वापस न्यूक्लियर वॉरहेड, फिर ये कोई पाकिस्तानी नहीं सोचेगा कि भारत वहां पे बड़ा दिल दिखाएगा, सोचेगा कि नहीं, फौरन हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स मारेंगे आपके ऊपर, फौरन। और हमारे पास तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है। हम समंदर से भी मार देंगे, हम आसमान से भी न्यूक्लियर मार देंगे, हम लैंड बेस्ड मार देंगे। वो जब जाएंगे आपके यहां तो क्या होगा? पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा, क्योंकि आपके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। आप हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स को नहीं रोक सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते आसमान में। तो एक कहावत है ना, पिछवाड़े में दम नहीं और चल के गामा पहलवान से लड़ने। तो ऐसे बयान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, चाहे आपका आर्मी चीफ आके बयान दे, चाहे कोई भी बयान दे। हम न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर क्या है? आप क्या करेंगे न्यूक्लियर पावर का?
अटैक करेंगे हम पर। आपका मुल्ला मुनीर जानता है कि वो अटैक करेगा ना, उसके सारी मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो जानी है न्यूक्लियर की, क्योंकि न्यूक्लियर इतनी जल्दी आप एक्टिवेट करके और इतने लॉन्ग टाइम पे इतने वॉरेट्स आप एक्टिव नहीं रह सकते। और जितने एक्टिव हैं उनकी सारी जानकारी हमारे पास है, हम उन सारी मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन जब हम मारेंगे ना, आप नहीं कर पाएंगे। अभी तो ब्रह्मोस नॉर्मल वाली गई थी, जब वो न्यूक्लियर ब्रह्मोस जाएगी तो क्या होगा आप जरा सोच लीजिए। जब आप नॉर्मल हमारी ब्रह्मोस मिसाइल नहीं रोक पाए, आपके 11 एयर बेसेस धुआं धुआं हो गए, तो जब न्यूक्लियर टिप्ड जाएगी ब्रह्मोस, बचने का भी मौका नहीं मिलेगा, बचने का भी। हमारा तेजस 1A पहली उड़ान भर चुका है, कल उसने पहली उड़ान भर ली। उसके साथ में अस्त्रा 2 200 किलोमीटर वाली जो BVR LT एयरक्राफ्ट मिसाइल है, BV राम ने, और उसका भी टेस्ट जो है वो हो चुका है और अब इंटीग्रेशन होने वाला है, इसमें 1A में हो जाएगा। भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। और भी दूसरी मिसाइल्स आ रही हैं, दूसरे सिस्टम्स आ गए हैं, पूरा का पूरा जो है वो आपका सुदर्शन चक्र वाला सिस्टम जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक तैयार है। 300 किलोवाट का हमारे पास जो है वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी तैयार है। तो आप सिंदूर में जो ताकत थी उससे कई गुना बढ़ी हुई ताकत इसमें तैयार है। तो ज़रा हिमाकत करके तो देखो मुल्ला मुनीर, तुम पहले अफगानिस्तान से निपट लो, उसके बाद फिर जो है वो भारत की तरफ निगाह उठाना, क्योंकि भारत से तो अब ट्रंप बाबू भी जो है वो वापस हिसाब किताब ठीक करना चाहते हैं। हिसाब चुकता तुम्हारा होगा, इसलिए बिल्कुल होशियार रहना मुल्ला मुनीर। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन खबर आ रही है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग मजीद नीचे गिर गई है। पासपोर्ट नीचे होने का मतलब यह है नाज़रीन कि हम लोग फ्रॉडिये हैं, हम लोग बेईमान हैं और हम लोग दुनिया के लिए जहर है। लेकिन ये अफगानिस्तान तो पाकिस्तान का हमेशा से बड़ा दोस्त हुआ करता था, आपको याद है? मतलब हम अभी क्या बात करें, हम तो ये बात करते हैं कि जी अभी कुछ अर्सा पहले यूएस विड्रॉल के बाद जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान में बड़े उसको अच्छा तरीके से वेलकम किया गया, शादियाने बजे। लेकिन जब आप पीछे भी जाते हैं, यानी उससे भी आप पहले चले जाएं, तो डेकेड्स पुराने, सेंचुरीज तो मुझे नहीं मैं कहूंगी, लेकिन एटलीस्ट डेकेड्स पुराने इतने ताल्लुकात जिसमें बरादराना ताल्लुकात, मुस्लिम उम्मा, तो मुस्लिम उम्मा अब एक दूसरे से ही लड़ रही है। सर ये क्या वजह हुई, क्या हुआ है, वो दुश्मन क्यों बन गए? जी असल में हमारी आदत है, हम खासतौर पे पाकिस्तानियों की, कि हम जो है ना मुस्लिम उम्मा के नाम से अपने आप को बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। और चूँकि इस्लाम का कीड़ा हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा है और पाकिस्तान की बुनियाद और शनाख्त ही चूँकि इस्लाम रखी हुई है, तो इस्लामी उम्मा तो हम हमेशा से कर रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर की ओर अफगान सेना बढ़ रही है। अफगान सेना के काफिले में सैकड़ों सैनिक मौजूद हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर आर्टिलरी यूनिट की तैनाती भी कर दी है, जबकि इस्लामी उम्मा नाम की चीज का दुनिया में कोई वजूद नहीं है। तो वो जो है बात ये है कि अफगानिस्तान भी जो है ना, ये भी हमारा कभी दोस्त मुल्क नहीं रहा, ये भी बात है। तो अफगानिस्तान देखें, जब पाकिस्तान बना और 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा में, जो जानते हैं वो हमेशा कहेंगे कि पाकिस्तान बना। आपने सुना इनकी बात को सुनी? इन्होंने कहा पाकिस्तान बना, पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ। तो पाकिस्तानियों, अपने ही देश के लोगों की बात सुनो जो जानते हैं। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान पैदा हुआ, पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ। तो तुम लोग जो ये आज़ादी का जश्न मनाते हो, झूठा जश्न मनाते हो। कोई आज़ाद नहीं हुए हो, कोई आज़ाद नहीं हुए हो, गुलाम आज भी हो तुम लोग। और ये दिल के अंदर की गहराइयों से ये बात तुम लोग जानते हो कि तुम लोग गुलाम हो। में पाकिस्तान को वो रुकनीयत मिलनी थी, तो उस रुकनीयत में तमाम दुनिया में वाहिद मुल्क था अफगानिस्तान जिसने पाकिस्तान
की मुखालफत की थी। तो इसका मतलब है यानी कि इंडिया जो हमारा, जिससे हम टूटे थे, अलग हुए थे, दुश्मनी थी, इतना खून बहा था, इंडिया ने भी मुखालफत नहीं की थी, वो भी पाकिस्तान को तस्लीम करता था। लेकिन अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। तो बात ये है कि ये कभी भी पाकिस्तान का जो आप कह सकते हैं कि सगा नहीं रहा, ठीक है। अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहना चाहता है तो दहशतगर्दी की हिमायत रोक दे। अब मुसीबत ये है कि ये सारा कुछ होते होते जब ये जो अपना सोवियत यूनियन ने मुदाखलत की, उनकी वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंटें आ गई लेफ्ट की, और बादशाहत का खात्मा हो गया अफगानिस्तान के अंदर। तो वो सारा जो दुनिया सब जानते हैं उस सारे वाक़े को, एक जिहाद शुरू किया गया। तो वहाँ जो है ना पाकिस्तानी जो हैं, देखिए पाकिस्तान जो है ना हमेशा से ही अफगानिस्तान को ना, इनका कहीं ना कहीं हमारी एस्टेब्लिशमेंट के दिल के अंदर ये ख्वाहिश रही है कि अफगानिस्तान एक इनफॉर्मल पाकिस्तान का सूबे की हैसियत रहे। अफगानिस्तान को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हमेशा कमज़ोर सा मुल्क समझती है, वो लैंड लॉक्ड भी है और उसकी बहुत सारी ट्रेड जो है वो पाकिस्तान पे डिपेंड करती है, उसकी सर्वाइवल जो है अफगानिस्तान की। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के पैरों में झुक जाना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए कि पाकिस्तान प्लीज हमें बचा लो, हम तो कुछ ट्रेड कर नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। इट मीन्स कि आप लोग ये झूठ बोलते हैं। और कौन किस पे डिपेंड है मैं जरा बताता हूं। वैसे आजकल टमाटर का भाव क्या चल रहा है आपके यहां? टमाटर के भाव बताओगे पाकिस्तानियों? सुनो बेटा, उड़ो मत ज्यादा तुम लोग। अफगानिस्तान ने टमाटर भेजने बंद कर दिए तुम्हारे यहां। देखो ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। अफगानिस्तान ने तुम्हारे यहां टमाटर भेजने बंद कर दिया और टमाटर का रेट तुम्हारे यहां मटन मुर्गे के रेट के बराबर हो गया। मुर्गे का और टमाटर का रेट सेम हो गया तुम्हारे यहां। पता चला कि नहीं पता चला? बताओ। और अभी तो सिर्फ टमाटर रोका है, अभी ड्राई फ्रूट रोकने वाला है, प्याज रोकने वाला है। टमाटर खाओ। अफगानियों ने कहा कि लो टमाटर खिलाते हैं तुम्हें, अभी हम रोक दिया टमाटर उन्होंने। और तुम्हारे यहाँ टमाटर का हाहाकार मचा हुआ है। तुम्हारे यहाँ की खबरें दिखा रहा हूं ना, स्क्रीनशॉट लगाए तुम्हारे यहाँ की हैं। तो ये मत कहना कि फेक न्यूज दे रहा हूं। बाकी आहट टमाटर करते रहो। तो पाकिस्तानियों ने अपना, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री जो लीडरशिप थी, उन्होंने अफगानियों को अमेरिका की मदद से, असले की भी मदद थी, डॉलरों की भी थी, रियालों की भी, और इन अफगानियों को जिहाद की तरफ लगाया। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। और देखिए पता है क्या है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ये लग रहा था कि वो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लेंगे। जब तालिबान की गवर्नमेंट आई ना, जब उसने कब्जा कर लिया, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बंदूकों के दम पर उसने कब्जा कर लिया, तो इन लोगों को लगा कि यार अब इतने टाइम हमने इनको खिलाया पिलाया, पैसे दिए, हथियार दिए, अब ये हमारे कंट्रोल में आ गए हैं और हमारे हिसाब से जो हम कहेंगे अब इनको हम नचाएंगे अपने हिसाब से। और ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी भूल थी। और उसका बहुत जश्न मनाया गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों के द्वारा भी भारत को चिढ़ाया गया कि देखो हमने तुम्हें निकाल दिया। अब समझ में आ रहा है कि मामला क्या है। भारत वहां से कभी नहीं निकल सकता। बगैर भारत अफगानिस्तान नहीं बढ़ सकता आगे। इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि अफगानिस्तान जानता है कि भारत उसका दोस्त है और पाकिस्तान उसका दुश्मन है। अफगानिस्तान के ईरान से भी संबंध अच्छे नहीं, ईरान से भी उनकी प्रॉब्लम। तो इस पूरे रीजन में उनका इकलौता ऐसा देश भारत है जो उनका दोस्त है, जो उनका ख्याल करता है, जो बुरे टाइम पे उनके साथ खड़ा रहता है। उनको दवाइयों की जरूरत हुई तो दवाई भिजवाया, अर्थक्वेक आया तो सारा सामान भिजवाया। अभी भी हम मदद जारी रखते हैं, वीट भिजवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो भारत ने, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो नॉर्मल अफगानी हो, नॉर्मल अफगान्स हो, वो जानते हैं कि भारत उनके लिए क्या है। और वो आज से नहीं है। पाकिस्तान की सोच भी जब पैदा नहीं हुई थी
उसके हजारों साल पहले से अफगानिस्तान जानता है कि भारत उनके लिए क्या है। अफगानिस्तान से बहुत सारे लुटेरे भी आए, अब्दाली आया, गोरी आया, गजनवी आया, ये सारे उन्होंने भारत को लूटा भी है, भारत पर अटैक भी किया है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरा का पूरा अफगानिस्तान हमारा दुश्मन हो जाएगा। वो कुछ लुटेरे थे जो लूटने आते थे, हर जगह ऐसे होते हैं। अब कसाब मारने आया हमें, अगर हमें नॉर्मल पाकिस्तान से वैसी दिक्कत नहीं होती और कसाब अपने 10 साथियों के साथ उठकर आ गया हमें मारने, हमारे यहाँ इतने लोगों को मारा, तो क्या हम कहेंगे पूरा पाकिस्तान खराब है? नहीं, वैसे पूरा पाकिस्तान ही खराब है, वो हम जानते हैं। मैं एक आपको नॉर्मल बात कह रहा हूं। या कोई ईरान से ही उठकर आ गया, मान लो कोई सिरफिरा आया 5 साथियों के साथ, उसने यहाँ पे कोई धमाका वमाका कर दिया, तो कम कहे कि पूरा ईरान ही खराब है? ऐसा नहीं होता। वैसे ही अफगानी थे जो लुटेरे थे, जिनका काम ही लूटना था, वो आए लूटते थे। अब इसके लिए पूरा अफगानिस्तान को तो हम दोषी नहीं ठहरा सकते ना। हमने तो अफगानिस्तान से काबुली वाला की कहानी पढ़ी है, जो काबुली वाला आता था काबुल से, उसकी कहानियां पढ़ी हमने। वो तो लूटने नहीं आता था, वो तो भारत बेचारा अपना सामान बेचने आता था, भारत से उसे प्यार मिलता था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब कहानी है ना, काबुली वाला। तो ऐसे भी अफगानियों के बारे में हमने पढ़ा है। मैं कम से कम 10 अफगानियों को जानता हूं जो दिल्ली में बड़ा अच्छा काम करते हैं, आते हैं, जाते हैं, रहते हैं। हजारों की संख्या में अफगानी हैं दिल्ली में, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो मस्त हिंदी बोलते हैं, यहाँ के कल्चर में घुल मिल गए हैं, उनको आज तक कभी शिकायत नहीं। उनको स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, यहाँ पे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं। वो अफगानी लिटरली यहाँ पे अपना बिजनेस करते हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं भाई, एकदम मस्त। यहां तक कि अफगानिस्तान की महिलाएं भी, अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, वो अफगानिस्तान की महिला हैं और यहाँ पर बिजनेस करती हैं, छोटा सा ठेला लगाती हैं, वो अफगानी समोसे और अफगानी चीजें खिलाती हैं। मैं आपको छोटी सी एक क्लिप दिखा देता हूँ, लगाओ भाई। अफगानी वुमन से जिन्होंने दिल्ली में आकर स्टार्ट किया अफगानी खाना बेचना। मेरा नाम खुशी। एक खाने के साथ साथ खुशी भी बांट रहे हो क्या? तो अफगान से बेसिकली? हाँ जी। तो अफगान से इंडिया आने का सफर कैसे और क्यों? बढ़िया, अच्छा था, सोचा नए देश में जाए और नए लोगों से मिले, इसलिए। और तो मैम क्या क्या खिलाते हैं आप बेसिकली यहाँ पे? यहाँ पे हमारे यहाँ पे अफगानी बर्गर बनते हैं, जो रैप में बनता है, बन में नहीं, रैप में, बिल्कुल अलग है इंडियन खाने से, बर्गर से। जिन्होंने भी खाया बोलते हैं टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये हमारे अफगानी मोमोज है। यहाँ पे अभी मुझे 15 दिन हो गए। और इंडिया में आए हुए 3 साल हो गए। अफगान से आके अफगानिस्तानी खाना खिला रहे हो जी, तो वो लोगों को समझ आता है? जितने भी लोग आते हैं यही बोलते हैं कि कुछ यूनिक मिल रहा है खाने को हमें, और टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। अब देखिए, वो दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में, और कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इंडियंस उन्हें हमें प्यार करते हैं हमेशा। जितने अफगानी हैं सबको बड़ी इज्जत की जाती है हमारे, और अफगानी इस बात को जानते हैं। अब देखिए, आप ही के पाकिस्तानी मीडिया पर पाकिस्तानी बैठ के कह रहा है कि अफगानिस्तान ने आपको जंग में भी हराया, और कतर में, दोहा में जो नेगोशिएशन टेबल थी सीज फायर का, पीस टॉक, वहां पर भी आपको हराया। सुनिए इस पाकिस्तानी की बात। अब पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान की कामयाबी है कि न्यूक्लियर स्टेट को वो घसीट के एक मल्टीलैटरल फोरम पे ले आया है, और मंसूर साहब ने भी ये फरमाया है कि बायलैटरल लेवल पे लाना चाहिए इसको। क्या पाकिस्तान की ये कमजोरी है कि एक न्यूक्लियर स्टेट होने के बावजूद पाकिस्तान को कतर जाना पड़ा इनके साथ निगोशिएट करने के लिए, जिसको हम रजीम कहते हैं और हुकूमत भी तस्लीम नहीं करते? तो क्या इससे न्यू नॉर्मल पाकिस्तान ने जो सेट किया है वो जारी रहेगा? सुना आपने? ये आपका पैनलिस्ट कह रहा है, आपका एक्सपर्ट कह रहा है। एक न्यूक्लियर पावर देश उस तालिबान के साथ जाकर मल्टीलेटरल टेबल पर बैठकर नेगोशिएशन कर रहा है जिस अफगानिस्तान को आप अपना कुछ नहीं समझते। आपको लगता है अफगानी क्या है यार, ये 5वां सूबे की तरह काम करेंगे, ये करेंगे। जरा सोचिए आपकी औकात क्या है, और आपकी औकात अभी दिखाई जाएगी। डोंट वरी, तैयारियां चल रही हैं और बड़े जबर तरीके से दिखाई जाएगी। फिर बाद में मत कहना कि इंडियंस रात में आकर हमला करते हैं। हमारा जब मन करेगा तब हमला करेंगे, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी नहीं करेंगे कि नहीं अब हम तैयार हैं जी। अच्छा दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में?
कमेंट करिए, राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,